हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम आपको समझाने वाले हैं आपका बिल्कुल फेवरेट टॉपिक, जो आप बिल्कुल जागरूक होना चाहते हैं उसके बारे में। क्या है वो? फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स। कुछ डर नहीं लेना, कुछ कंफ्यूजन नहीं करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ डरावना नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है समझना। किसको? फिजिक्स को। चलिए आज हम समझाते हैं उसको क्या है। देखो, जनरली पूछते हैं फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, एक हवा बना रखा है फिजिक्स का। कुछ नहीं है फिजिक्स, एक सिंपल सा मामूली सा छोटा बच्चा सा एक सब्जेक्ट है फिजिक्स। क्या है? एक छोटी बच्ची सी, ये छोटा बच्चा सा एक सब्जेक्ट है फिजिक्स, जो बड़े बड़े कारनामे करता है। क्या करता है? बड़े बड़े कारनामे करता है। बहुत सरल सब्जेक्ट। तो चलिए आज हम फिजिक्स को समझते हैं। उससे पहले उसकी जड़ को तो समझ ले हम। कहां से बना, कैसे बना, कहां से आया, कहां को जाएगा, पागल लड़का मुझे मरवाएगा। तो ऐसा सिस्टम हमने, जैसे गाना है, कहां से आई है, कहां को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी। तो ऐसे ही है फिजिक्स का, हमें समझना है कहां से आया है, कहां जाएगा, कैसा बना, क्या करना है, सब चीज समझाएंगे। चिंता किसी बात की नहीं करनी, क्योंकि आप हो मेरे साथ और मैं हूं आपके साथ। तो देखिए, फिजिक्स से पहले हम समझेंगे साइंस। क्या? साइंस क्या है, साइंस क्या है, और साइंस का कैसा पार्ट है फिजिक्स। ठीक, तो पहले देखते हैं साइंस। देखिएगा, साइंस की स्पेलिंग तुम्हें पता भी ना होने की। क्या है साइंस की स्पेलिंग? बताओ। क्या है साइंस की स्पेलिंग? अरे लिख तो रखी, SCIENCE। साइंस का जो हिंदी मतलब है, हिंदी मतलब है वो साइंस का, वो है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। साइंस का हिंदी मतलब क्या है? ज्ञान। ठीक, अब देखिएगा, साइंस का जो संस्कृत का मतलब है, संस्कृत में वो है विज्ञान। विज्ञान, विज्ञान का मतलब भी ज्ञान, विज्ञान का मतलब भी ज्ञान। ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं हम साइंस को विज्ञान। क्या बोलते हैं? विज्ञान। और उर्दू में, अरबी में जो इसका मतलब है वो है इल्म। क्या है? इल्म। देखिए, दरअसल में साइंस कहां से आया? कहां से आया साइंस? बताओ, तुम बताओ। अरे साइंस पढ़ रहे हो बहुत दिनों से, कहां से आया साइंस? एक लैटिन वर्ड का, एक लैटिन वर्ड है। क्या? साइंटिया। ये सिंटिया उसको बोलते, SCIENTIA। क्या है? साइंटिया। साइंटिया जिसका मतलब है जानना। साइंटिया का मतलब है जानना। साइंटिया का मतलब जानना। तो ध्यान रखेंगे, साइंस वर्ड कहां से लिया गया? साइंस वर्ड लिया गया है साइंटिया से, ये सिंटिया से, जिसका मतलब क्या है? जानना। जानना, हर चीज को जानना, मतलब किसी चीज का ज्ञान लेना, विज्ञान कहलाता है। ज्ञान लेना विज्ञान। विज्ञान संस्कृत में। इल्म, किस चीज का इल्म कहते हैं ना, अरबी लैंग्वेज में इल्म हो गया हमें, तो वो भी क्या है? एक विज्ञान है, ज्ञान लेना। तो देखिए, ये था साइंस। अब साइंस की डेफिनेशन या परिभाषा हम कैसे जान सकते हैं? कि किसी भी प्रोसेस,
किसी भी घटना, प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन का एक ठीक तरीके से अध्ययन, स्टडी, किसी भी ऑब्जर्वेशन का और एक्सपेरिमेंट का, लिखी हुई बात का पूरे तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से अच्छे तरीके से ज्ञान करना, जानना, इल्म करना, सब क्या कहलाएगा? हमारा विज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विज्ञान। ठीक। संक्षेप में कहें, अगर उसको संक्षेप में कहें तो प्राकृतिक घटनाओं में या प्राकृतिक घटनाओं का एक अच्छे तरीके से, अच्छे लेवल पे अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? विज्ञान। तो देखिए, ये था विज्ञान। याद रखेंगे विज्ञान कहां से आया या साइंस कहां से आया? साइंटिया, ये सींटिया वर्ड जो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, सींटिया, जिसका मतलब है जानना। और साइंस का सबसे शुरू में जो है संस्कृत में दिया गया था विज्ञान, और अरबी में इल्म। ठीक है। और वैसे तो विज्ञान का मतलब ज्ञान, और साइंटिया से ये लिया गया था। तो इसके बाद अब हम समझेंगे साइंस के पार्ट। क्या समझेंगे? साइंस के पार्ट। देखिए, साइंस के बहुत सारे पार्ट हैं, क्योंकि ज्ञान छोटी सी चीज थोड़ी है। ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है, किसी भी चीज का ज्ञान कर सकते हैं हम। जैसे मुझे आपका ज्ञान है और आपको मेरा ज्ञान है, तो ऐसी साइंस के कुछ पार्ट हैं, जैसे जिसमें से एक फिजिक्स नाम का भी सब्जेक्ट है साइंस का। दूसरा केमिस्ट्री है, बहुत सारे पार्ट हैं। और बायोलॉजी है, सोशोलॉजी है, बहुत सारे पार्ट हैं। साइकोलॉजी है, सारे सब किसके पार्ट हैं? साइंस के पार्ट हैं। ठीक। देखो, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गई, बहुत सारे सब्जेक्ट, सोशोलॉजी हो गई, ये सब किसके अंदर आते हैं? अरे जिस किसी के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करना है, प्राकृतिक घटनाओं का या कुछ और का, सब क्या है? विज्ञान है, साइंस है। क्या है? साइंस। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब साइंस में आ जाना है, लगभग सोशल साइंस में। ठीक। लेकिन हमें पढ़ना है बच्चों फिजिक्स। क्या पढ़ना है? फिजिक्स। तो ध्यान देखिए, ध्यान से देखेंगे फिजिक्स क्या है। अब हम पहले हमने बात बताई आपको साइंस के बारे में। किसके बारे में? साइंस के बारे में। अब साइंस का एक पार्ट हम लेके चल रहे हैं, एक भाग जो है फिजिक्स। इसको बोलते हैं हिंदी में भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। ठीक। तो भौतिक विज्ञान या फिजिक्स को हम डिटेल में समझेंगे, जरा देखिएगा। फिजिक्स मतलब है इसका भौतिक, हिंदी में बोलते हैं भैया इसको भौतिक विज्ञान। क्या है? भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। अब देखिएगा, फिजिक्स भैया, ये वर्ड कौन से वर्ड से आया? ये कौन से वर्ड से आया? फ्यूसिस। फिजिक्स जो आया वो आया फ्यूसिस नाम के एक वर्ड से, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड फ्यूसिस। अब ये फ्यूसिस बवाल क्या है? अरे फिजिक्स पढ़ाया, फ्यूसिस कहां से पढ़ा दिया? तो पहले देखेंगे हम फ्यूसिस। भैया पहला था फ्यूसिस, इसका नाम फ्यूसिस से ही पढ़ा फिजिक्स बाद में। सही बात है। तो फ्यूसिस का जो मतलब है वो है नेचर। क्या है? नेचर। नटूरे तो पढ़ देंगे इसे। नेचर क्या है?
नेटुरे नहीं पढ़ना इसको, नेचर। नेचर मतलब प्रकृति, नेचर मतलब प्रकृति। तो क्या यहां देखने से पता चला कि फ्यूसिस का मतलब है नेचर, नेचर मतलब प्रकृति। तो इसका मतलब फ्यूसिस फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें नेचर के बारे में पढ़ना। किसके बारे में पढ़ना? नेचर के बारे में। शुरू में इसे जब फ्यूसिस वर्ड का पता चला कि नेचर है इसका मतलब, तो शुरू में फिजिक्स जब नाम दिया गया, इसको नेचुरल साइंस भी बोल देते थे हम। क्या बोल देते थे? नेचुरल साइंस। क्योंकि भैया फिजिक्स में क्या पढ़ना पड़ता है हमें? नेचर के बारे में। तो शुरू में क्या बोल देते थे इसको? नेचुरल साइंस। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें फिजिक्स की, फिजिक्स साइंस का वो पार्ट है, वो ब्रांच है जिसमें हम नेचुरल फिनोमिना, प्राकृतिक घटनाओं जैसे, नेचुरल फिनोमिना जैसे सनसेट, सनराइज, ठीक, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और सर्कुलर मोशन, चलना फिरना दौड़ना, और किसके? मैग्नेटिज्म, ग्रेविटेशन, स्पेस, रॉकेट, सबके बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। नेचुरल फिनोमिना जैसे बारिश का होना, आकाश में बिजली का तड़कना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का बनना, रेनबो का बनना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये सब क्या है? नेचुरल फिनोमिनाज हैं। क्या है? नेचुरल फिनोमिनाज। तो फिजिक्स या फ्यूसिस, फिजिक्स कहां से आया? फ्यूसिस से। इसका मतलब क्या है? नेचर। शुरू में नेचर, फ्यूसिस का मतलब नेचर होने की वजह से इसको हम क्या कहते थे? नेचुरल साइंस। क्या बोलते थे? नेचुरल साइंस। तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या हो गई? क्या है डेफिनेशन? कि फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम नेचुरल फिनोमिनाज का साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हैं। नेचुरल फिनोमिना की साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हैं। ये हिंदी में क्या कह देंगे इसको, इसकी डेफिनेशन को, इसकी परिभाषा को, कि फिजिक्स की मतलब भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन या स्टडी करते हैं। बस ये है फिजिक्स। अरे ये है हुआ जिससे तुम डर रहे थे, कुछ नहीं है, छोटा सा मात्र एक सरल क्या? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स या वी स्टडी नेचुरल फिनोमिना लाइक सनसेट, सनराइज, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एटसेट्रा। बहुत सारी चीजों का स्टडी हम करते हैं। समझ में आ गई बात? अब देखिएगा, देखिए आगे की ओर अगर स्टडी कर रहे हैं हम इसकी, किसकी? फिजिक्स की, तो शुरू में मीनिंग क्या है इसका? नेचर। क्या है? नेचर। नेचर, अब देखो नेचर, ये माना जाता है था कि नेचर जो है दो चीजों से मिलकर बनी है। कितनी चीजों से मिलकर बनी है? दो। अरे नेचर, प्रकृति दो चीजों से मिलकर बनी है। किस किस से? एक तो मैटर, नेचर, जो नेचर है, नेचर दो चीजों से मिलकर बनी है। तो मैटर, एक मैटर और एक एनर्जी। क्या है? एक मैटर और दूसरा एनर्जी। नेचर जो प्रकृति है, एक तो मिलकर बनी है किससे? द्रव्य, हिंदी में इसको द्रव्य बोलते हैं। दूसरा एनर्जी मतलब ऊर्जा, एनर्जी मतलब ऊर्जा। ठीक, अब नेचर क्या है? सॉरी, मैटर क्या है? मैटर वो हर चीज जो कि प्लेस ऑक्युपाइड करती है, स्थान घेरती है हर चीज। ये मार्कर है तो स्थान घेर लेगा। मैं हूं, मैं स्थान घेर लूंगा, तो मैं भी मैटर, मार्कर भी मैटर, तुम भी मैटर, सब चीज मैटर। हर वो चीज जो जगह घेर देती है,
जगह को घेर लेती है, प्लेस को ऑक्युपाइड कर लेती है, उसको क्या बोलते हैं? मैटर। कुछ भी, हवा, पानी, आकाश, पाताल, अंबर, कुत्ता, बिल्ली, ढोर, भैंस, सब चीज ये क्या है? मैटर। क्या है? मैटर। ठीक। एनर्जी, एनर्जी क्या है? एनर्जी कार्य करने की क्षमता है। एनर्जी या ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता। जैसे क्या क्या एनर्जी है? साउंड एनर्जी। ठीक, क्या है? साउंड एनर्जी है, और लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि, ये सब क्या है? एनर्जी तो है, ये सब एनर्जी। तो मैटर क्या? एवरीथिंग विच ऑक्युपाइड द प्लेस, हर वो चीज जो स्थान घेरती है मैटर कहलाएगी। एनर्जी कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो ये माना जाता था और माना भी जाता है और है भी कि नेचर, प्रकृति दो चीजों से मिलकर बनी है। किससे? मैटर। मैटर में तो हर चीज वो आ गई जो ब्रह्मांड में है, यूनिवर्स में है, सब चीज ही आ गई जो स्थान घेर रही है। और एनर्जी, लाइट और हीट, साउंड एटसेट्रा, तो सब एनर्जी में आ गई। तो पूरी यूनिवर्स मैटर और एनर्जी से मिलकर बन गई। लेकिन शुरू में यह कहा गया कि मैटर और एनर्जी दोनों अलग अलग पहलू हैं, एक ही चीज नहीं है। पहले क्या माना जाता था कि मैटर और एनर्जी दोनों अलग अलग चीज हैं। लेकिन जब से साइंटिस्ट आइंस्टीन भैया जी आए, कौन आए? चचा बने आइंस्टीन। आइंस्टीन ने यह प्रूफ कर दिया कि भैया मास मतलब एनर्जी और मैटर और एनर्जी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैटर और एनर्जी किसने प्रूफ किया है? आइंस्टीन ने। किसने किया? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने बताया कि मैटर और एनर्जी अलग अलग चीज नहीं है। दरअसल में मैटर और एनर्जी एक ही घराने के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिनको एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जिनको एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। मैटर से एनर्जी, एनर्जी से मैटर, और एनर्जी से मैटर, मैटर से एनर्जी। कैसा बताया उसने? उसने एक इक्वेशन दी, समीकरण दे दी, उसने रिलेशन दे दिया। क्या? इस सारा झगड़ा खत्म कर लो और मेरे सूत्र का, मेरे फॉर्मूले का अनुसरण कर लो। क्या है? एनर्जी बराबर मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम का स्क्वायर, जिसको तुम बोलते हो शॉर्ट में ई बराबर एम मल्टीप्लाई या एम सी स्क्वायर। क्या बोलते हो तुम? तुमने नोटबुक की रेफर पे भी लिखा देखा होगा शुरू में गत्ते पे कि ई बराबर एम सी स्क्वायर। वो किसने दिया था? आइंस्टीन। किसने दिया था? आइंस्टीन ने। क्या कहा था कि भैया एनर्जी को मास में बदल लो, मास को एनर्जी में बदल लो, मतलब मैटर चेंज इनटू एनर्जी और एनर्जी चेंज इनटू मैटर। तो ये था, आइंस्टीन ने कहा कि भैया एनर्जी और मैटर आर नॉट डिफरेंट थिंग, एक दूसरे से अलग नहीं है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिनको एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू जिनको एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म चेंज कर सकते हैं। आइंस्टीन ने प्रूफ तो कर दिया, देख तो लो। अरे ई बराबर एम सी स्क्वायर, मैटर मास, मास मतलब वजन, और जो चीज घेर रही है वो मास,
चेंज हो रही है एनर्जी में, और एनर्जी चेंज हो रही है मास में, मैटर में, तो ये हो ही नहीं हुई एक दूसरे में इक्वल, बराबर हुई चीज नहीं है। द्रव्यमान वजन से मैटर से बन गया एनर्जी, एनर्जी से बन गया मैटर। तो ये था तुम्हारा आइंस्टीन नेचर। मैं शुरू से बता दूं इसको, नेचर के बारे में ये माना जाता था क्या कि नेचर दो चीजों से मिलकर बनी है, मैटर और एनर्जी से, और ऐसा कहा जाता था कि मैटर और एनर्जी दोनों अलग अलग चीज है। आइंस्टीन ने ये बदल दिया, ये कह दिया भैया एनर्जी और मैटर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही घराने के दो व्यक्ति हैं, जिनको एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। एनर्जी से मैटर बना लो, मैटर से एनर्जी बना लो। क्लियर है? अब चलो आगे देखो। तो अगर हम देख लें मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, ठीक, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स क्या? फिजिक्स इज द ब्रांच, इसके ऊपर ही, अरे देख लो कौन सा याद करनी है क्या, कि फिजिक्स साइंस की वह ब्रांच है, फिजिक्स साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम एनर्जी, मैटर और इससे जुड़ी हुई सारी चीजों का डिटेल में क्या करते हैं, अध्ययन या स्टडी करते हैं। ये फिजिक्स की मॉडर्न डेफिनेशन। चलो अब हम आगे देखते हैं, क्या देखते हैं हम आगे, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। किन किन क्षेत्रों में इसका काम है, क्या इसका अनुभव है, क्या इसका काम है, क्या इसका विस्तार है, क्या क्या क्षेत्र हैं इसके, किसके, फिजिक्स के। क्या पढ़ेंगे हम, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड, देखो नोट्स बनाने की कोई जरूरत ना, केवल समझना है व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। अरे कोई भी पूछ सकता है हमसे क्या है फिजिक्स, तो सबसे पहले मैंने साइंस के बारे में बताया नहीं बताया, बताओ। अरे याद भी रहा, तो कोई बात ना, वीडियो को दोबारा देख लो। तो साइंस के बारे में मैंने शुरू में बताया था, फिर मैंने फिजिक्स के बारे में बताया, फिर मैंने ये बताया फिजिक्स कहां से आई, किस वर्ड से ली गई, उस वर्ड का मतलब क्या था, उस वर्ड में क्या क्या छुपे हुए थे, दो चीज छुपी हुई थी उनके बारे में बताया, फिर आइंस्टीन का कॉन्सेप्ट बताया थोड़ा सा। अब मैं समझा रहा हूं फिजिक्स का स्कोप, क्षेत्र पूरा क्या विस्तार है उसका, और क्या क्या उसमें अनुभव है। ठीक, तो देखेंगे स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, लेकिन ये बहुत टॉपिक बढ़िया, बहुत गहराई वाला। इसमें क्या करना, ध्यान से सुनो भैया। फिजिक्स का जो स्कोप है पूरी फिजिक्स में, चाहे वो 11th की हो, चाहे वो 12th की हो, 9th की हो या 10th की हो, इसके दो मेन पार्ट है। कितने पार्ट है, दो मेन पार्ट है इसके। एक तो है मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, दूसरा पार्ट है माइक्रोस्कोपिक। इसको तो हिंदी में बोलते हैं स्थूल, त्रिशूल नहीं है, स्थूल। इसको बोलते हैं सूक्ष्म, क्या बोलते हैं, सूक्ष्म। फिजिक्स दो पार्ट में मिलकर बटी है। फिजिक्स पढ़ने के तौर पर बता रहा हूं मैं, अब नेचर वेचर के बारे में नहीं बता रहा हूं, नेचर तो है ही, वो पढ़ेंगे कैसे कैसे फिजिक्स को, मतलब क्या क्या इसका क्षेत्र है, क्या क्या स्कोप है इसका। एक तो मैक्रोस्कोपिक, क्या, मैक्रोस्कोपिक स्थूल। मैक्रोस्कोपिक में बड़ी बड़ी चीजें, क्या, बड़ी बड़ी चीजें,
खगोलीय अध्ययन जिसको हिंदी में बोलते हैं हम, एस्ट्रोनॉमिकल वगैरह ये चीजें सबके बारे में हमें पढ़ना है। मैक्रो बड़ी बड़ी चीजें, माइक्रो अरे नाम से भी पता है छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एटसेट्रा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे फिजिक्स का जो स्कोप है वो दो चीजों में है, माइक्रोस्कोपिक, खगोलीय। बड़ी बड़ी चीजें, स्थूल का मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीजें, जिससे अरे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सारे खगोलीय पिंडों, सैटेलाइट, स्टार्स ये सब इसमें। और माइक्रोस्कोपिक इसमें क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल के बारे में, स्मॉल जैसे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम वगैरह, इनमें अध्ययन करना। ठीक, मैक्रोस्कोपिक को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है क्या, क्या पढ़ना पड़ता है हमें क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या पढ़नी पड़ती है हमें, क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़नी पड़ती है हमें। और माइक्रोस्कोपिक क्या लिख दिया है, स्कोपिक, क्लासिकल मैक्रोस्कोपिक को क्लासिकल मैकेनिक्स, और माइक्रोस्कोपिक को पढ़ने के लिए हमें पढ़नी पड़ती है क्वांटम मैकेनिक्स। क्या पढ़नी पड़ती है, क्वांटम मैकेनिक्स। क्या पढ़नी पड़ती, क्वांटम मैकेनिक्स। अब ये दो क्या बवाल पैदा हो गए, तो भैया ये जान लो कि फिजिक्स दो क्षेत्रों में है, दो पार्ट है फिजिक्स के। क्या, एक तो है मैक्रोस्कोपिक, मतलब इसमें बड़ी बड़ी चीजों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। एक है माइक्रोस्कोपिक, छोटी छोटी चीजों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इनको स्टडी करने के लिए हमें क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी, क्लासिकल मैकेनिक्स। और माइक्रोस्कोपिक पढ़ने के लिए हमें पढ़नी पड़ेगी क्वांटम मैकेनिक्स। अब मैं समझा रहा हूं आपको ये क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है। ठीक, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, ध्यान से सुनो, बाद में समझाऊंगा मैं क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। देखो, चलो अब मैं समझा रहा हूं आपको क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स। देखो भैया, क्लासिकल मैकेनिक्स ये भैया बिल्कुल ऐसा है क्या कि अगर हमें मैक्रोस्कोपिक पार्ट के बारे में पढ़ना है तो हमें जाना पड़ेगा एक व्यक्ति के पास जिसका नाम है क्लासिकल मैकेनिक्स। अगर हमें मैक्रोस्कोपिक पढ़ना है, फिजिक्स का मैक्रोस्कोपिक वाला पार्ट पढ़ना है, तो मुझे किसके पास जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा क्लासिकल मैकेनिक्स के पास। और अगर मुझे माइक्रोस्कोपिक वाला पार्ट पढ़ना है तो मुझे किसके पास जाना पड़ेगा, क्वांटम मैकेनिक्स के पास। तो सबसे पहले मैं किसके पास जाऊंगा, अरे बताओ, मैं सबसे पहले जाऊंगा क्लासिकल मैकेनिक्स के पास। अब जैसे ही मैं क्लासिकल मैकेनिक्स के पास गया कि भैया मुझे मैक्रोस्कोपिक पढ़ा दो, तो क्लासिकल मैकेनिक्स ने कहा कि अगर तुम्हें क्लासिकल मैक्रोस्कोपिक पढ़ना है तो मेरे कुछ रूल मानने पड़ेंगे, कायदे कानून है मेरे। क्या, कौन कौन से कायदे कानून है इसके, पहला क्या, मैकेनिक्स, जान लो, एक रूल है मेरा, कायदा कानून, क्या, मैकेनिक्स। क्या है, मैकेनिक्स।
अब मैकेनिक्स क्या है? तो क्लासिकल मैकेनिक्स ने कहा जब तुम मेरा मैकेनिक्स एक कायदा कानून पढ़ोगे, एक रूल पढ़ोगे, तो इसके अंदर तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में, इनके नियम, इनके रूल, क्या सॉलिड है, क्या लिक्विड है, क्या गैस है, इनके रूल, प्रॉपर्टी, सब चीज पढ़नी पड़ेंगी। और न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन पढ़ने पड़ेंगे। क्या पढ़ने पड़ेंगे? न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन, इक्विलिब्रियम, पावर, फोर्स, ठीक, एटसेट्रा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। सॉलिड, लिक्विड, गैस, मोशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक, और पावर, वर्क डन, सही है, इनके बारे में तुम्हें जानना पड़ेगा। किसके अंदर? मैकेनिक्स के अंदर। सॉलिड, लिक्विड, गैस और क्या आएगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आएगा मैकेनिक्स के अंदर। पूरी मोशन आ गई, काइनेमेटिक्स आ गई, गति, ठीक, फोर्स आ गया, और क्या आएगा? पावर आ गई, इंपल्स आ गया, मोमेंटम आ गया जो नवीं क्लास में पढ़ा था। तो ये सब चीजें किसके अंदर आ गई? मैकेनिक्स के अंदर। तो क्लासिकल मैकेनिक्स ने एक रूल तो अपना बता दिया कि भैया मैकेनिक्स पढ़नी पड़ेगी, बता तो दूंगा उसके बारे में, मैक्रोस्कोपिक के बारे में। दूसरी चीज क्या माननी पड़ेगी मेरी? माननी पड़ेगी थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मोडायनामिक्स क्या है? थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ना पड़ेगा हमें? थर्मोडायनामिक्स में पढ़ना पड़ेगा हमें हीट, कैपेसिटी, इंजन, कार्नोट इंजन, एंथैल्पी, ये सब चीज पढ़नी पड़ेगी हमें। ऊष्मा, इंजन, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब चीज हमें पढ़नी। इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर वगैरह के बारे में पूरा, कूलिंग, रेफ्रिजरेटर, ये सब चीज हमें क्या किसमें पढ़नी पड़ेगी? थर्मोडायनामिक्स में। तो कितने पार्ट, कितने रूल बताए उसने? 2 कायदे कानून बता दिए अभी। और क्या है तीसरा कायदा कानून? ऑप्टिक्स। कि भैया मेरा क्लासिकल मैकेनिक्स बता रहा है वो कि मेरा तीसरा कायदा कानून ये है कि मेरा तीसरा कायदा कानून है ऑप्टिक्स। क्या है? ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स के अंदर क्या पढ़ना पड़ेगा? लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लाइट के जितने भी फिनोमिनाज हैं, हाइपरमेट्रोपिया, आई डिफेक्ट है, कलर, इस सब चीज किसके बारे में कब पढ़ना पड़ेगा हमें? ऑप्टिक्स। लेंसों के बारे में, मिरर के बारे में, ठीक। तो ये आएगा ऑप्टिक्स का कायदा कानून। अब है अगला ऑस्किलेटिंग या ऑस्किलेशन एंड वेव्स। ऑस्किलेशन एंड वेव, ऑस्किलेशन एंड वेव। अब ये ऑस्किलेशन एंड वेव वाला कौन सा कानून आएगा भाई? इसमें पढ़ने पड़ेंगे हमें वेव, ऑस्किलेशन, टिंग 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 टिंग, ये वाला, ये ऐसा ना घंटा घूमता, घंटे में से टिन 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 टिन, ये सब चीज क्या है? ऑस्किलेशन। क्या काम करना है ऑस्किलेशन देखने के लिए? एक रस्सी में एक डिला बांध लो, ठीक, अब उसे ऐसे झुलाओ, अरे झूला, ठीक है, नहीं झूला, वो क्या है? ऑस्किलेशन वाला सिस्टम है। वेव, अरे पानी में देखी नहीं वेव, पत्थर मारो अब पानी में चारों तरफ वेव सी बन जा, उनको वेव बोलते। और भी बहुत सारी वेव है, उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे हम, ठीक। अब है इलेक्ट्रोडायनामिक। अगला कायदा कानून है इसका इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोडायनामिक, ठीक। इलेक्ट्रोडायनामिक में क्या पढ़ना पड़ेगा तुम्हें? करंट के बारे में। किसके बारे में? चार्ज, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, ये सब चीज तुम्हें किसके बारे में? इलेक्ट्रिक चार्ज, आसमान में बिजली का चमकना, ये सब चीज किसके बारे में पढ़ोगे तुम? इलेक्ट्रोडायनामिक में। किसमें पढ़ोगे? इलेक्ट्रोडायनामिक। तो भैया उसके कायदे कानून हो गए पूरे। किसके?
किसके कायदे कानून थे? सारे क्लासिकल मैकेनिक्स के। क्यों बताए थे ये? मैं दोबारा से बता दूं कि जब हमने ये कहा था फिजिक्स का स्कोप किस किस में है, तो हमें दो स्कोप देखने को मिले थे, एक तो मैक्रो और एक माइक्रो। मैक्रोस्कोपिक और दूसरा माइक्रोस्कोपिक। जब हम पढ़ने गए मैक्रोस्कोपिक, तो उसको पढ़ने के लिए हमें एक व्यक्ति के पास जाना पड़ा जिसका नाम था क्लासिकल मैकेनिक्स। अब क्लासिकल मैकेनिक्स नाम के व्यक्ति ने कहा अगर तुम्हें मैक्रोस्कोपिक के बारे में पढ़ना है तो मेरे कुछ कायदे कानून है भैया, पहला उन्हें मान लो तब जाकर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। कौन कौन से? मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, ऑस्किलेशन, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसकी बात पूरी हो गई। चलो इसके बारे में हमने मैक्रोस्कोपिक के बारे में पढ़ लिया। अब हम किसके बारे में किसके पास जाएंगे? अब हम पढ़ने जाएंगे माइक्रोस्कोपिक। क्या पढ़ने जाएंगे? माइक्रोस्कोपिक। ठीक, देखो अब अगर मुझे माइक्रोस्कोपिक के बारे में पढ़ना है तो माइक्रोस्कोपिक तो क्या काम करना पड़ेगा? अब इसमें भी एक व्यक्ति कह रहा कि भैया अगर तुम्हें माइक्रोस्कोपिक के बारे में पढ़ना है तो आओ मेरे पास। उस व्यक्ति का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। क्या नाम है? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स। अगर तुम्हें माइक्रोस्कोपिक के बारे में पढ़ना है तो आना पड़ेगा मेरे पास, कहीं नहीं जाना। और उस व्यक्ति का नाम क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स। क्या नाम है? क्वांटम मैकेनिक्स। यो अलग इसलिए बनाएंगे क्योंकि भाई क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं समझा सकता। माइक्रोस्कोपिक क्लासिकल मैकेनिक्स के बस की बात ना है, बस एक ही व्यक्ति समझा सकता है, उसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। दरअसल में जो व्यक्ति कह रहा है, ये व्यक्ति ना है, ये पार्ट है फिजिक्स के। व्यक्ति का नाम इसलिए ले रहा हूं मैं जिससे अच्छा समझ में आ जाए तुम्हें। और तुमने तो कसम खा रखी कि समझना ही ना। अब मैं भी देखूं तुम कैसे ना समझने के। तो देखो क्वांटम मैकेनिक्स के पास जब हम गए तो इसमें पढ़ने को मिला हमें फिजिक्स के स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और छोटे छोटे पार्टिकल के बारे में अध्ययन किया। एटम, अरे एटम के अंदर न्यूक्लियस, बहुत सारे मॉडल दिए गए। रदरफोर्ड मॉडल दिया गया, प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया, थॉमसन मॉडल, बोहर मॉडल दिया गया, सही है, प्लैंक का क्वांटम प्रिंसिपल दिया गया। इस सब चीज किसमें पढ़ेंगे हम? क्वांटम मैकेनिक्स में। फोटोन एक पार्टिकल है, फोटोन, वो किसमें आ जाएगा? सब क्वांटम मैकेनिक्स। तो जब हम क्वांटम मैकेनिक्स के पास गए तो उसने कह दिया कि भैया माइक्रोस्कोपिक को समझने के लिए मेरे पास जो जो चीज है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, इनके बारे में, इनके मॉडल के बारे में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें माइक्रोस्कोपिक समझ में आएगा। ठीक, तो अब एक नोट पॉइंट याद रख लो, थोड़ा सा बता दूं मैं कि गैलेक्सी जो है ना, गैलेक्सी, ठीक, क्या गैलेक्सी, वो 10 की पावर 11 स्टार्स का कॉम्बिनेशन हो गया है। 10 की पावर 11 तारे, एक क्या होगा 11 जीरो, 10 की पावर 11 तारे मिलकर एक गैलेक्सी बना दे। तारों का समूह, परिवार, स्टार्स का परिवार क्या कहलाएगा? गैलेक्सी।
क्या कहलाएगा? गैलेक्सी। तो गैलेक्सी इक्वल होता है 10⁻11 स्टार्स के। जरा पॉइंट ये याद रखना, ठीक। तो देखिएगा, वैसे इतना पढ़ने के बाद तुम्हें लग गया होगा फिजिक्स में है तो बहुत कुछ, कंफ्यूज मत हो। तो मैंने वैसे ही बताया, थोड़ा थोड़ा पार्ट वैसे ही। फिजिक्स इतना भारी ना, हार्ड ना है, बहुत आसान, बहुत रोमांचक, रोमांटिक, बहुत बढ़िया है। पढ़ कर देखो तुम जरा। आगे आने वाली वीडियो में मैं एक एक करके एक एक बारीकी से चीज सिखाऊंगा तुम्हें, IIT लेवल तक की। तो देखते रहो। अभी है इसका पार्ट क्या। देखो, फिजिक्स उबाऊ तो सब्जेक्ट है नहीं भाई, ज्ञान अर्जन करने वाला एक सब्जेक्ट है, मनोरंजन देने वाला। उबाऊ सब्जेक्ट ना, उब नहीं सकते इसमें तुम। तरह तरह के लॉ मिलेंगे तुम्हें, तरह तरह की ट्रिक्स मिलेंगी, तरह तरह की मैकेनिक्स मिलेंगी तुम्हें, ठीक। और इसका जानना तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक, क्योंकि तुम जानते हो, देखो जैसे कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और बहुत बहुत सारी चीजें, जैसे एक्सरे, अरे बहुत मेडिकल साइंस में आ गई, मेडिकल साइंस में भी फिजिक्स का यूज हो गए हैं। एक्सरे मशीन हो गई, ठीक, रेटिना चेक करने की मशीन हो गई, दूरबीन हो गई, लेंस हो गए, सब किसके पार्ट है? सब फिजिक्स के पार्ट तो है भैया। तो फिजिक्स एक उबाऊ सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल उबने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बढ़िया, रोमांचक, मनोरंजक। इससे जितना ज्ञान हमें मिल सके उसको लेना भी चाहिए हमें। तरह तरह के आविष्कार करने चाहिए हमें, तरह तरह की टेक्नोलॉजी लगानी चाहिए हमें, तरह तरह की मैकेनिक्स लगानी चाहिए हमें। जैसे ही तुम मान लो, अरे न्यूटन क्यों साइंटिस्ट बन गया? साइंटिस्ट बन जाए सब फिजिक्स पढ़ पढ़ के, इसरो में लग जा। सुना होगा इसरो, अरे घर के पिछवाड़ा जो है ना, इसरो कंपनी, स्पेस वाली, नासा, ये वगैरह, इनमें भी लग जा पढ़ पढ़ के। लेकिन क्या पढ़नी पड़े उसके लिए? फिजिक्स। क्या पढ़नी पड़ती है? अरे पढ़े तो और कुछ भी है, लेकिन अपना सब्जेक्ट फिजिक्स है तो इसलिए तारीफ करनी पड़ रही है फिजिक्स की, ठीक है। तो जैसे न्यूटन एक साइंटिस्ट बन गया, न्यूटन चोर तो था ही। ग्रेविटेशनल लॉ अपने देश में आ गया था, चुरा उड़ा के अपने देश से क्या क्या बना लिया उसने, अपना दे दिया न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। सेब के जमीन पर गिरने पर उसने, न्यूटन ने अपना लॉ दे दिया, ग्रेविटेशनल लॉ। अरे नीचे ही क्यों गिरा? वह नीचे इसलिए गिरा क्योंकि ऊपर था नहीं कोई पकड़ने वाला। बस इतने में संतुष्ट हो जाता तो क्यों परेशान करता? तो वो भी साइंटिस्ट बन गया भैया, हम भी साइंटिस्ट हो गए। सेब नीचे गिरा और हम भी साइंटिस्ट, एक रूल दे दिया, ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक। चंद्रमा की गति, मून की गति देख के न्यूटन फिर बावला हो गया। क्या? न्यूटन फिर बावला हो गया, उसने फिर रूल दे दिए, ठीक है नहीं। ऐसी कैपलर था, कैपलर एक साइंटिस्ट था, कैपलर भी बन गया, बनना तो ना चाहिए, बन गया, पर क्या कर रहा है, परेशानी कर रहा है हमें भी, कि सैटेलाइट, प्लानिट, इनकी मोशन देख देख के सब साइंटिस्ट बन गए और अपने अपने रूल दे दिए। कैपलर ने बहुत 3 रूल दे दिए थे अपने, ठीक। और केतली का ढक्कन का भाप की वजह से बार बार उठना, अरे केतली में जो भाप बनी उसका ढक्कन बार बार डब्बे खा रहा था, तो उससे क्या बन गया? वो भी साइंटिस्ट हो गया और भाप के इंजन का आविष्कार कर दिया। किसका आविष्कार कर दिया? भाप के इंजन का आविष्कार कर दिया, ठीक। और चर्च में लटकते हुए लैंप, चर्च में लटकते हुए लैंप, चर्च समझ रहे हो, इसमें जो क्रिश्चियन वगैरह अपनी प्रे करते हैं, उसमें एक लैंप था, तो वो ऐसा झूल लिया था, चर्च में ऐसा झूल लिया था। तो उसके ऑस्किलेशन, उसके दोलनों को ऐसे बार बार झूलने की वजह से उसको देख के गैलीलियो ने टाइम के नापने की यूनिट बना दी, टाइम को मेजरमेंट करने की एक प्रोसेस बता दी, मेथड बता दिया, ठीक। और जैसे
नहाने का जो बाथ टब हो गया नहीं, बाथ टब नहाने का, उसमें से पानी निकल जाता छेद में को एक, तो आर्किमिडीज बावला हो गया उसे देख के। आर्किमिडीज ने क्या काम करा, तैरने के नियम बता दिए। आर्किमिडीज ने तैरने के लॉ बता दिए, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, और अपने एक प्रिंसिपल दे दिया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक, तो ऐसा ऐसा साइंटिस्ट पढ़ लिख के, ये भी मतलब जो पढ़ लिख के फिजिक्स को तो पढ़ के बने ये भी साइंटिस्ट, तो जब भी साइंटिस्ट बन सके तो हम साइंटिस्ट ना बन सकते क्या? तो हमें क्या करना चाहिए, एक ही बात है अपनी, घबराना नहीं, डरना नहीं, क्या करना है, हमें फिजिक्स को पढ़ना है। कुछ नहीं है फिजिक्स, एक सिंपल सा सादा सा छोटा बच्चा सा सब्जेक्ट है, जिसको हमें बहुत मामूली आसान तरीके से डिटेल में धीरे धीरे स्टडी करनी है। ये था फिजिक्स। तो क्या आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है? अगर पसंद आई हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो, और कमेंट में भी बता दियो कि आगे क्या बनाऊं। कमेंट दोगे, कमेंट उसमें आएंगे तो मैं आगे प्रोसेस बढ़ाता रहूंगा। ठीक है, धन्यवाद।